मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में लापरवाही और अव्यवस्थाओं का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में चूहों ने 2 अलग-अलग दिनों में 2 नवजात शिशुओं के हाथ उतर दिए। ये घटनाएं रविवार और सोमवार को हुई, जिससे अस्पताल प्रबंधन की नींद उड़ गई है। इंदौर के एमए अस्पताल में दोनों नवजात जन्म के तुरंत बाद एनआईसीयू में भर्ती किए गए थे। अस्पताल स्टाफ के मुताबिक वार्डों में चूहे हो गए हैं और एनआईसीयू में तो कई दिनों से एक बड़ा चूहा सक्रिय है। रविवार को जब पहला मामला सामने आया था तब डॉक्टर को लगा कि बच्चों को कोई इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन सोमवार को जब फिर एक दूसरे नवजात को चूहा काट गया तो डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने घटनाओं की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों बच्चे ठीक हैं, चूहों ने उन्हें काटा था। अस्पताल में चूहों की आवाजाही रोकने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े स्तर पर पेस्ट कंट्रोल की तैयारी की। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मरीजों के परिजन भोजन सामग्री वार्ड तक ले आते हैं, जिससे चूहों की संख्या बढ़ रही है। पिछली बार पेस्ट कंट्रोल 5 साल पहले किया गया था। एनआईसीयू में चूहा अपडेट। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की बड़ी लापरवाही। सोमवार को एमवाई अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में चूहों द्वारा नवजात बच्चों को काटने का मामला। आज हुई एक बच्चे की मौत। सोमवार को चूहे काटने की घटना के बाद एमवाई अस्पताल में मचा हड़कंप। सोशल मीडिया पर चूहों का अस्पताल के एक वार्ड का वीडियो भी हुआ था वायरल। एमवाई अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल। डीन अरविंद घनघोरिया ने नर्सिंग स्टाफ की 2 नर्सों को किया सस्पेंड, अन्य पर जांच के आदेश। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हटाई गई, आईसीयू इंचार्ज पर भी कार्रवाई। वहीं पोस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। डीन घनघोरिया ने कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई और एक को किया निलंबित। वहीं डॉक्टर को नोटिस जारी किया गया। डीन घनघोरिया ने पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी बनाई। सर, चूहे जो इंदौर एमवाईएसटी जो एनआईसीयू के अंदर है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह का वीडियो है और ऐसे भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों को चूहा के द्वारा काटा भी गया। ये एक अत्यंत दुखदपूर्ण और संवेदनशील घटना है और मेरे संज्ञान में ये बात है। रविवार और शनिवार की रात में शायद 2 बच्चे, वो पीडियाट्रिक सर्जिकल आईसीयू है, बेसिकली एनआईसीयू भी उसको बोलते हैं। मतलब जो बच्चे सीरियस होते हैं और जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या कोई एब्डोमिनल डिजीज होती है, अत्यंत गंभीर वाले बच्चे जिनको ऑपरेशन या सर्जिकल उसकी जरूरत है, उनको वहां रखा जाता है। तो ये पीडियाट्रिक सर्जिकल आईसीयू हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी एक ब्रांच है। उसके जो उनमें बेड ना होके न्यू बॉर्न के लिए एक नीचे ट्रॉली होती है और उसके ऊपर उनको वार्मर और उसके लिए एक पूरा कोच जो है वो रखा जाता है। ऐसे 8 से 10 जो है स्टेशन हमारे पास है, उनमें ये बच्चे थे। और शनिवार को भी एक बच्चे को पहले उसकी उंगली में थोड़ा सा चूहे ने काटा, जो बाद में समझ में आया। तो शुरू में ये लगा कि शायद कोई उसको इन्फेक्शन हुआ है, पर दूसरे दिन जब वहां चूहा मिला तो ये लगा कि ये चूहे ने इसको काटा हुआ है। 2 जगह उसके कटे हुए के निशान थे और ये अत्यंत वैसी घटना है, संवेदनशील भी है और समय समय पे हम लोग इसके लिए मेजरमेंट लेते रहते हैं। हर 10-15 दिन के भीतर पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, फ्यूमिगेशन कराते हैं, चूहे की दवाई रखवाते हैं। और पूर्व में भी आपकी संज्ञान में ये बात होगी कि काफी वर्ष पहले भी इस टाइप का बहुत ज्यादा था, तो मोहंती साहब ने तो पूरा एक अभियान चला के और एमवाई हॉस्पिटल खाली करा के और चूहे मार अभियान एक चलाया था। उसके बाद संजय दुबे साहब ने भी इसको संज्ञान में लेके और ये चलाया है। और अभी चूंकि बारिश ज्यादा हो गई है तो उसके कारण भी ये चूहे बाहर से निकल के और वहां आ रहे हैं। बाकी वार्ड में ऐसे नहीं है, पर वो वहां कैसे पहुंच गए हैं, डीन साहब भी इसको पूरा नोटिस में लेके और वहां नर्सिंग ऑफिसर या जो इंचार्ज थे, वो रादर देन की वीडियो बनाने के उनको इसमें मेजरमेंट लेना था कि ये कहाँ से आ रहे हैं और क्या हो रहा है। सर, जानकारी के अनुसार तो 2 बच्चों का घटना सामने आने को बताया जा रहा है। जी। लेकिन सर, ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनको भी चूहों द्वारा पकड़ा गया कुछ? नहीं, सामान्यतः चूहे, चूंकि वो बच्चे बहुत अत्यंत छोटे थे, तो अभी सिर्फ 2 ही बच्चों में आया है और अभी अभी की ये घटना है। इसके पहले और बाकी ओटीज हैं और दूसरे वार्ड हैं, उसमें ऐसे चूहों का आतंक या प्रकोप नहीं है। ये अभी बारिश के कारण या नीचे से कोई उन्होंने, क्योंकि ये बिल्डिंग भी आपको पता होगा 75 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, ड्रेनेज लाइन और ये सब भी इसमें काफी डैमेज है। तो ये चूहे कहीं से पूरे, मेरे को ये लग रहा है कि ड्रेनेज लाइन से ऊपर वहां सीधे ये किसी तरीके से आ गए हैं। पेस्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट फिर से लग रही है सर कि एमवाई में होना चाहिए पूरा रूप से पेस्ट कंट्रोल।
सर होना चाहिए पेस्ट कंट्रोल तो समय समय पे क्योंकि एक बार करने से ये चीजें नहीं होती है, तो पीरियोडिकली, क्योंकि आसपास का कैंपस भी आपने देखा होगा बहुत बड़ा कैंपस है, और कई बार भी आपने देखा होगा झगड़े और वो सब भी होते हैं। जो अटेंडेंट है वो बगैर खाना ऊपर लिए मानते नहीं है, और ये चूहे उनके लिए सबसे ज्यादा फूड और जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो उनको अट्रैक्ट करता है, और वो उसके कारण यहाँ वहां से आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी सर अस्पताल प्रबंधन की ये घटना के बाद? डीन साहब ने पहले तो ये पूरा संज्ञान में लेके कि भाई वहाँ जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो दूसरे और लोग हैं वो ड्यूटी पे थे और ये इस टाइप की घटना हुई है, तो पूरी एक कमेटी बना के जांच कर रही है। 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट दे देगी, और जो भी मेजरमेंट और लिए जा सकते हैं इस टाइप से कि पेस्ट कंट्रोल और रिगरसली किया जाए, इसके पूरे प्रयास कर सर क्या लगता नहीं सर कि अपने मोबाइल की प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने सर, जिस तरीके से बच्चों के वार्ड में चूहे जा रहे? नहीं, देखिए ये बड़ी दुखदपूर्ण घटना है और इस टाइप से नहीं होना चाहिए, और हम इसके पूरे प्रयास कर रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पहली घटना रविवार के दिन हुई थी, लेकिन उचित संज्ञान नहीं लेने के चलते दूसरे दिन भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हुई। नहीं, देखिए ये नर्सिंग ऑफिसर ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ये चीज बताई थी, और एचओडी को तुरंत संज्ञान में लेके इसकी मेजरमेंट लेना थे, और पहली बार उनको शायद ये समझ में नहीं आया कि ये चूहे से है। उनको पहले ये लगता रहा कि शायद किसी इन्फेक्शन के कारण इसकी ये उंगली में निशान है, पर दूसरी बार उसमें उन्होंने संज्ञान में लेके और फिर उचित कार्रवाई किसी शुरू को की। जिम्मेदार माना है सर इसमें? अभी पूरी जांच कमेटी बनाई है और उस पर पूरी तरह से अध्ययन करके और जो भी होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग कितने लोग हैं सर? अभी डीन ऑफिस से पूरा उसकी कागज और वो आ रहे हैं, और वो आपको पूरा बता दिया जाएगा। धार जिले के धर्मपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजादशमी का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। लोक देवता वीर तेजाजी की नवमी व दशमी पर तेजाजी मंदिरों की साज सज्जा की जाती है। मंगलवार को ग्राम बगवानिया में तेजादशमी की धूम रही। मंदिर में अल सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। ग्राम पंचायत भवन के सामने स्थित सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में भक्तों द्वारा मूर्ति की पूजा अर्चना कर माल्यार्पण कर ध्वजा निशान चढ़ाए गए। तेजाजी मंदिर के पुजारी कालू सिंह फास्केल बाबा ढोल धमाकों के साथ निशान लेकर परिवार व ग्रामीणों के साथ तेजाजी मंदिर पहुंचे, जहां बाबा को निशान चढ़ाया गया। सुबह करीब 10 बजे सत्यवीर तेजाजी महाराज की आरती की गई, साथ ही ध्वजा भी चढ़ाई गई। चूरमे आदि का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया। कन्या भोज भी कराया गया, जिसके बाद भक्तों ने बाबा की पूजा अर्चना कर चूरमे का भोग लगाया। मन्नतधारियों ने अपनी मन्नत उतारी। मान्यता अनुसार जिस व्यक्ति को सर्पदंश हो जाए वो तेजाजी के नाम की तांती बांध ले तो जहर नहीं चढ़ता। ऐसे ही तांती बंधे भक्त बड़ी संख्या में दशमी के दिन तेजाजी मंदिर पहुंचे, जिनकी तांतियां खोली गई। बच्चों के तुलादान भी किए गए। सोमवार को तेजा नवमी के अवसर पर रात्रि जागरण में भजनों पर लोग झूम उठे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। बाजार बंद कराने से अगर न्याय मिलता है तो हम जौरा के साथ पूरा जिला बंद करा देंगे। महेश सिंह सिगरवार क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष। मुरैना जिले के जौरा नगर में हुआ गोलीकांड अब जाति विशेष का रूप लेने लगा है। जौरा में कुछ अज्ञात लोगों ने जैन समुदाय के परिवार पर बीते दिनों गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों पर जौरा थाने प्रकरण दर्ज हुआ है। जौरा के पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में पूरा जौरा व्यापारी वर्ग आए दिन बाजार बंद कर पुलिस प्रशासन पर
अनैतिक दबाव बना रहा है और मांग कर रहा है कि हमारे कुछ लोगों के झूठे नाम FIR में दर्ज किए गए हैं, उनके नाम हटाए जाएं, जिसको लेकर आज मुरैना जिले के क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिकरवार ने जौहरा SDOP नितिन बघेल से चर्चा की। महेंद्र सिंह सिकरवार जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुरैना, सुग्रीव सिंह सिकरवार, कल्ला सिंह सिकरवार, पप्पू सिंह सिकरवार, ये सभी क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी गण हैं। ये सभी लोग आज चर्चा करने जौहरा पहुंचे। SDOP नितिन बघेल से चर्चा करने के बाद सभी पदाधिकारी जौहरा थाने में आकर भी मिले। वहां भी इसी विषय पर चर्चा हुई। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारीगण ने SDOP जौहरा एवं थाना कोतवाली पुलिस जौहरा में भी पहुंचकर निष्पक्ष पुलिस प्रशासन से जांच एवं कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि एक पक्ष की कार्रवाई से वर्ग संघर्ष बढ़ता है और सामाजिक समरसता भंग होती है, इसलिए जातिवादी राजनीति करने वाले नेताओं को इससे बाज आना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, अगर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो हम जौहरा के साथ साथ पूरे मुरैना जिले को भी अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद करवा देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो सिकरवार पक्ष है उसके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरे पक्ष के अपराधी हैं वो पुलिस के साथ मिलकर खुलेआम बाजार बंद करा रहे हैं, जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महेंद्र सिंह सिकरवार ने यह चेतावनी दी है कि अगर आने वाले 24 घंटे में दूसरे पक्ष के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन बाजार बंद करा देंगे। इस पूरी घटना को देखते हुए अब ऐसा लगने लगा है कि दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं और कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। अब देखना है पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई में लगातार लगा हुआ है उस पर दोनों पक्षों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। आने वाले समय में पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है देखना होगा। लगातार मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन? मेरा आने का जौहरा कारण ये रहा कि अभी आपको विदित हो, कुछ समय पहले दो पक्षों में जो झगड़ा हुआ था, इसका दोनों पक्षों में समानांतर FIR हुई है, दोनों बराबर केस क्रॉस टाइम हुई है। तो उसमें एक पक्ष को रेगुलर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरे पक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये असमानता का जो भाव है बहुत ही निंदनीय है। इसी मुद्दे पर मेरी SDO साहब से बात हुई थी और आए दिन लोग शहर को बंद कराना और ये करना, ये भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि यदि शहर बंद करने से ही न्याय मिलता है तो आने वाले भविष्य में हम अनिश्चितकालीन को इस जौहरा शहर को बंद कर देंगे। अगर शहर बंद कराने से ये होता है, मैं तो उन लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि यदि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है तो इसे जाति संघर्ष का रूप न दें, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और उसे कानून को फ्री हैंड होकर काम करने दो। और इस तरह किसी जाति संघर्ष की यदि आप बात करेंगे और बाजार बंद करने से करेंगे तो मैं ये भी उन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ध्यान रखें, इस मुरैना, ये जौहरा छोड़ दो, मुरैना को भी हम अनिश्चितकालीन बंद करने की हिमायत रखते हैं। तो आपने अपनी तरफ से क्या क्या बातें पुलिस प्रशासन के सामने रखी हैं? मेरा यह है कि देखिए, दोनों पक्षों क्रॉस टाइम हुई है, समानांतर न्याय बराबर होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जब एक पक्ष के सिकरवार पक्ष के सारे लोग जब अरेस्ट हो चुके हैं तो दूसरा पक्ष खुलेआम बाजार बंद कराने में घूम रहा है, ये लोकतंत्र की मर्यादाओं के आचरण के उल्लंघन के प्रति है कि पुलिस साथ में चल रही है और अपराधी साथ में बाजार बंद करा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? इसी सिलसिले में आज माननीय से चर्चा की और आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द दोनों पक्षों को, जिस तरह एक पक्ष को बंदी अंदर किया है, ऐसे दूसरे पक्ष को भी अंदर गिरफ्तार करके सामाजिक सौहार्द को कायम रखें। अगर वो 24 घंटे के अंदर नहीं करते हैं तो आने वाले भविष्य में मैं कल या परसों हम लोग निर्णय लेंगे और इस जौहरा को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे, एक दो दिन छोड़ो। और राजनेताओं को मैं हिमाकत देता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ा बुद्धि लगाकर सोचें कि जब दो पक्षों में झगड़ा हुआ है इसको जाति संघर्ष का रूप न दें, इस जौहरा को अमन और शांति के चैन से रहने दें। गांधी चौराहा पर आयोजित जनसभा में पटवारी ने कहा कि मंदसौर नीमच को नशे का कॉरिडोर बना दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनौती देते हुए कहा, दोनों का नार्को टेस्ट करवा लो, अगर मैं नशेड़ी निकला तो राजनीति छोड़ दूंगा। सभा से पूर्व पटवारी BPL चौराहा पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने स्वागत किया। इसके बाद NSUI युवा कांग्रेस सेवा दल और महिला कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च कर गांधी चौराहा पहुंचे। यहाँ पटवारी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनसभा में संबोधन में पटवारी ने कहा कि
निर्वाचन आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है। लोकसभा व विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन वोट चोरी से बीजेपी जीती। लोकतंत्र बचाना कांग्रेस की ड्यूटी है, क्योंकि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्ना हजारे अब भ्रष्टाचार और आंदोलन पर चुप हैं। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए पटवारी ने कहा कि नशे का कारोबार तेजी से बढ़ा, नौजवान पीढ़ी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। किसानों से वादे पूरे नहीं किए गए। 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान, बीमा राशि, मुआवजा और सर्वे सभी अधूरे हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए और सोयाबीन का 6000 रुपए क्विंटल देने का वादा भी झूठा निकला। लाडली बहना योजना में 3000 रुपए प्रति माह की मांग भी पूरी नहीं हुई। सभा में मंदसौर विधायक विपिन जैन, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियन मौजूद रहे। अबे यहाँ पे हमला भी क्या गया? मेरे पे हमला इसलिए होता है कि मैं नशे के खिलाफ बात करता हूँ, तो मेरे पे हमला करके भी अगर नशा कम होता है तो मैं धन्यवाद। मेरे को रोज काले झंडे बताए, मेरी एक तरह से क्या उतरती है, नजर उतारे, और धन्यवाद उनको। आज नहीं बताया, मंदसौर में मेरे को बहुत दुख है। बीजेपी के परिवार के साथी हो, यहाँ पे बता लेते हैं। धन्यवाद। ये नार्को टैक्स वाला काय के नार्को टैक्स कराने की बात कही आपने? मैंने ये कहा, नार्को टेस्ट नहीं कहा मैंने, टेस्ट कराना। मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीतू पटवारी की प्रदेश अध्यक्ष की रात की नहीं उतरती है तो दिन को बयान देते हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया, आपका और मेरे का दोनों का टेस्ट करा लेते हैं। अगर आप और मेरा दोनों का टेस्ट कराते हैं तो ऐसे में अगर मेरे में कोई कमी निकले, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप केवल प्रदेश से माफी मांगे। धार जिले के धर्मपुरी नगरवा क्षेत्र में गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पगारा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर सहित गणेश पंडालों में दर्शन एवं प्रसादी के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आलम यह रहता है कि शाम होते ही गणेश पंडालों में भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। देर रात तक पैर रखने की जगह नहीं रहती। बता दें कि नगर में चौराहे और मोहल्ले में आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं। पंडालों में विशाल गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। पूजा पाठ के साथ ही भजन कीर्तन के साथ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों ने अपने अपने घरों में गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर उत्सव मना रही हैं। वहीं बच्चों और युवाओं में भी गणेश जी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। राजवाड़ा के राजा जो चिट्ठी वाले गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ चिट्ठी लिखकर जो भी कामना की जाती है वो पूरी होती है। वहीं संगम एवं सराफा एवं केकड़ेश्वर मित्र मंडल सहित आदि गणेश पंडालों में रात की आरती के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए जुट रहे हैं। पूरा नगर भगवान गणेश जी की भक्ति में लीन हो गया। रोजाना नित्य नई नई महाप्रसादी का वितरण कर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। खरगोन जिले के महेश्वर में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की राजगादी के सचिन तेंदुलकर ने परिवार सहित दर्शन कर सापत्निक पालकी की पूजा अर्चना की। पालकी यात्रा में सचिन तेंदुलकर शामिल हुए और पालकी यात्रा के साथ भगवान श्री राजराजेश्वर और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। सचिन ने अपनी मां के लिए लिया शिवलिंग। इच्छा जाहिर करने पर मंदिर पुजारी सागर गिरी महंत ने भेंट किया। सचिन अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर सहित परिजनों दोस्तों के साथ रविवार दोपहर महेश्वर पहुंचे थे। सचिन तेंदुलकर को नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव ने लोकमाता की प्रतिमा भेंट कर साथ ही भाजपा के विक्रम पटेल, जीतू केवट सहित गणमान्य नागरिकों ने किया स्वागत।
पानसेमल तहसील के वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले खेतिया के निकट ग्राम टेमली में खूंखार मादा तेंदुआ पकड़ा गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि बीते 26 अगस्त को भी किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया था। जिसके बाद किसान सोपटू शंकर के खेत में वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाया गया था, जिससे वह पिंजरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि लगातार बारिश के दिनों में तेंदुओं की मूवमेंट गढ़ पानसेमल खेतिया क्षेत्र में बढ़ जाती है और पहले भी जनहानि हुई है, वह बहुत से लोग घायल हुए हैं। इस पूरी घटना पर वन विभाग के रेंजर रेव सिंह डावर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर, मोरतले क्षेत्र में एक तेंदुआ पकड़ा गया है, क्या कितनी उसकी उम्र है, क्या किस्म? तेंदुए की उम्र एडल्ट है, मादा तेंदुआ है, जो 8-9 दिन पहले एक घटना हुई थी। वहाँ पे एक आदमी पे अटैक कर दिया था रात में। तो उसकी सूचना अनुसार वहाँ के लोकल लोगों की मांग थी कि यहाँ पिंजरा लगा के इस तेंदुए के पकड़ के कोई अन्य वन क्षेत्र में भेजा जाए। तो उनकी मांग के अनुसार हमने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद वहाँ पे पिंजरा लगाया गया था। और पिंजरा लगने के बाद आज सुबह 5 बजे सूचना आई कि वहाँ पर तेंदुआ पिंजरे में कैप्चर हो गया है। सर, लगातार 7-8 वर्षों से देखा गया है कि यहाँ पर तेंदुए की मूवमेंट बहुत होती है, कई घटनाएं हुई है जिसमें मौतें भी हुई है। तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था है, वन विभाग क्या कर रहा है? इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ हर्बीवोरस की संख्या नहीं है यहाँ पे, कोई हिरण वगैरह की, तो उस कारण वो गाँव में घुस जाते हैं बकरी कुत्ते को खाने के लिए, उसके कारण उन पर अटैक हो जाता है। लेकिन हम उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ये रखते हैं कि गांव में जागरूकता बढ़ाते हैं, मुनादी करते हैं और लोकल लोगों को बता दिया जाता है कि कोई भी उनका मूवमेंट यहाँ दिखता है तो आप तुरंत हमको संपर्क करके बताया जाए। तो उनको सार्वजनिक स्थान पे हमारे स्टाफ के नंबर वगैरह, सरपंच वगैरह का नंबर दे देते हैं और उस पर पंपलेट छपवा के नंबर सार्वजनिक किया जाता है, जिससे हमको तुरंत सूचना मिलने के बाद हम वहाँ पे स्टाफ को भेज कर मुनादी करवा के जागरूक करते हैं। सर, ये जो मौसम है इसमें लगातार तेंदुओं की मूवमेंट होती है, जो ये तेंदुआ पकड़ा गया है, रेस्क्यू किया गया है, इसको कहाँ छोड़ेंगे? इसको वरिष्ठ के अनुमति के आधार पे हम उनके वन्य जहाँ हर्बीवोरस की व्यवस्था है घने क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से आ रही है। ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई पर मंडराता खतरा, नदी पार कर रोजाना स्कूल जाने को मजबूर छात्र छात्राएं। सरकारी स्कूलों की बदहाली की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती है, कहीं जर्जर भवन तो कहीं शिक्षकों की लापरवाही। लेकिन इस बार मामला और भी चौंकाने वाला है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान सीमा से लगे मंदसौर जिले के एक छोटे से गांव आंतरिक खुर्द के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। दरअसल आंतरिक खुर्द गांव में हाई स्कूल की सुविधा नहीं होने से यहां के छात्र छात्राएं रोजाना पड़ोसी जिले नीमच के गांव आंतरी माताजी स्थित शासकीय स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लेकिन इन दोनों जिलों के बीच बहने वाली रेतम नदी पर पुल नहीं होने के कारण बच्चों को हर दिन 3 किलोमीटर चौड़ी नदी मोटर बोट से पार करनी पड़ती है। बच्चों की आप बीती 11वीं कक्षा के छात्र विनय कुमार और सुरेंद्र बताते हैं कि पढ़ाई का बोझ तो है ही, लेकिन रोजाना नदी पार करने का डर और तनाव और भी भारी पड़ता है। पालकों की चिंता। ग्रामीण शंभू सिंह राठौर और राहुल सिंह चंद्रावत ने बताया कि वे पहले ही प्रशासन से पुल और बस की व्यवस्था की मांग कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब उन्होंने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से भी मदद की गुहार लगाई है। प्रिंसिपल की मजबूरी। आंतरी माताजी स्कूल के प्रचारक कृष्ण गोपाल पाटीदार ने बच्चों को शिक्षा के लिए एडमिशन तो दे दिया, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर वे खुद भी चिंतित हैं। उन्होंने हादसे की स्थिति से बचने के लिए अभिभावकों से स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिखवा लिए हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी। प्रशासन का रुख। मामले में मल्हारगढ़ तहसीलदार ब्रजेश मालवी ने स्वीकार किया है कि उन्हें बच्चों के इस जोखिम भरे सफर की जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली है। उन्होंने कहा कि वे तत्काल जांच करवा रहे हैं और बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए पहल करेंगे। यह पूरा मामला सिर्फ बच्चों की पढ़ाई ही नहीं बल्कि उनकी जान की सुरक्षा से जुड़ा है। सवाल यह है कि क्या बच्चों की जिंदगी का दारोमदार यूं ही नाव और स्टाम्प पेपर पर टिका रहेगा या फिर सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी। प्रदीप कारपेंटर मंदसौर से। बच्चे नाव में बैठ करके स्कूल आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? विद्यालय से क्या प्रयास? बच्चे नाव से बैठकर आ रहे हैं तो
विद्यालय के द्वारा तो प्रयास अभी तक तो कुछ नहीं है। हमने पालकों से कुछ लिखा हुआ लिया है स्टाम्प इनसे कि हालांकि जगदम्बा ऐसा नहीं करे, भविष्य में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार रहोगे। हमने नोटरी करवा रखी है, शपथ पत्र। सर नदी से कितना किलोमीटर की दूरी पार करके आते हैं? छोटे यात्री अपने स्कूल से 3 किलोमीटर के करीब हैं। सर सुरक्षा के लिए क्या? सुरक्षा के लिए फ़िलहाल तो कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए आते हैं, छुट्टी पर आते हैं, हमें आने में बहुत मुश्किल होती है और हवाएं तो चलती है, बारिश होती है, हम गिले पे हो जाते हैं तो हमारी छुट्टी बंद होती है। निवेदन है कि हमारे पास का निर्माण करें। धन्यवाद। हम आंतरिक खुर्द से आंतरिक बुजुर्ग तक जाते हैं। हमें रोजाना स्टीमर में 1 घंटा लगता है। तो हमें सरकार से ये मांग है, प्रशासन से, डॉक्टर मोहन यादव जी से, कि वो हमारे पुलिया का निर्माण कराए या फिर हमें बस के द्वारा हमारा आदान प्रदान कराए। मैं मंदसौर जिले से नीमच जिले में पढ़ने के लिए आती हूँ। मैं स्टीमर से आती हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, स्टीमर खराब हो जाता है, डीजल खत्म हो जाता है तो हमको खेत में जाकर हमारे घर पे जाना पड़ता है। तो मेरे मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारे पुलिया और बस की व्यवस्था करें और हमारी नदी बहुत चौड़ी नाव में करेंगे और पानी की बड़ी समस्या है। बीच में स्टीमर बंद हो जाता है तो टेंशन रहती है कि बच्चे घर पे नहीं है। बारिश शुरू हो जाती है तो उनका इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी बारिश भयंकर होती है तो उस पार ही रुकना पड़ता है जब तक बारिश नहीं थमती। और हम यही चाहते हैं सरकार से और उप मुख्यमंत्री साहब से कि ये पुलिया जल्द से जल्द बने और जब तक ये चले तब तक हमारी सुविधा बंद ना हो। बच्चे आज ही अगर सुविधा बंद हो जाएगी तो हमारे आना जाना, पढ़ाना लिखाना सब बंद हो जाएगा। हम यही चाहते हैं, या तो सरकार से मांग यही करते हैं कि हमारे 10वीं तक स्कूल यही करे, यही सुविधा उपलब्ध कराए। कभी आपको चिंता रहती है, कभी डीजल खत्म हो जाता है? चिंता तो रहती है ना, बच्चे आते नहीं है, बहुत लेट आते हैं, 1 घंटा लेट सेट हो जाते हैं बारिश की वजह से। कभी कभी डीजल, कभी लेट सेट, उससे रुकना पड़ता है। बारिश भयंकर होती है तो उस पार रोकना पड़ता है क्योंकि बीच में कभी कोई समस्या खड़ी हो जाए। मेरी समस्या ये मांग है सरकार से और मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री दोनों से, देवड़ा जी से भी ये मांग है कि पुलिया जल्द से जल्द बन जाए तो इन बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। और 15 किलोमीटर के दूर जाड़ा पड़ता है, 15 किलोमीटर हमें टकरावत पड़ती है। और बच्चे की मतलब जिनके पास पैसे हैं वो जा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल आंतरी माता नीमच जिले में पढ़ती है, आंतरी माता, वहाँ पढ़ने जाते हैं। और ये स्टीमर की सुविधा जहाँ तक चालू रहे, जहाँ तक हमारा पुलिया नहीं बने वहाँ तक ये चालू रहनी चाहिए। ये आंतरिक खुर्द गाँव है, अलागढ़ तहसील के अंतर्गत, जहाँ पर 8वीं तक का स्कूल है। यहाँ से कुछ बच्चों की हमें विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली है कि बच्चे लोग जो हैं पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंतरिक बुजुर्ग जो गांव है नीमच में लगता है, वहाँ बोर्ड वगैरह से आ रहे हैं। इसके लिए हम इसके चेक करवा रहे हैं कि बच्चे लोग को वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है। इसके अलावा रही बात उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, तो नियर बाय हमारा एक स्कूल है जो टकराव में पड़ता है। बच्चे चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं, परंतु एक बार इसके लिए हम पुष्टि करवा रहे हैं कि वहाँ लोग वहीं क्यों जा रहे हैं। कुछ रीज़न विशेष होगा तो हम इसमें जो भी निराकरण यथासंभव बनने का करवाएंगे हम। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार सुबह अपने पुत्र मान आर्यमन सिंधिया के साथ इंदौर पहुंचे। जहां पहुंचने के बाद वे सीधे खजराना गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन कर आशीर्वाद लिया। दरअसल सिंधिया अपने प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम में भी शामिल होंगे। वहीं इस एजीएम में उनके बेटे महा आर्यमन सिंधिया का एमपीसीए अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि महा आर्यमन के अलावा किसी और ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा बाकी पदों पर भी सिंगल नाम होने से पूरा चुनाव निर्विरोध रहेगा। इसके अलावा मंत्री सिंधिया शहर के कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। वहीं खजराना गणेश दर्शन के साथ ही सिंधिया परिवार की यह यात्रा राजनीतिक और खेल जगत दोनों ही दृष्टियों से अहम मानी जा रही है। सिंधिया ने कहा कि भगवान खजराना गणेश से उन्होंने सभी के मंगल की कामना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनसेवा के काम को आगे बढ़ाना है। उनके बेटे महा आर्यमन की लॉन्चिंग को लेकर सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मंदिर परिसर प्रांगण में नहीं कहकर सवाल को टाल गए। आज खजराना के प्राचीन गणेश मंदिर में
महेंद्र भाई और तुलसी भाई के साथ दर्शन करने का मौका मिला। भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी के साथ रहे, यही हमने कामना की। इसी कामना के आधार पर जनसेवा के पथ पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज एक नई जिम्मेदारी नहीं, अभी मंदिर के प्रांगण में ये सब नहीं होगा। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद महाआर्यमन सिंधिया मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पूरी टीम को साथ लेकर मध्य प्रदेश में क्रिकेट के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए भी खेलों में समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। महाआर्यमन ने भरोसा जताया कि प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं को और अधिक अवसर देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं बेटे के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने केवल लोगों का अभिवादन किया और बिना बातचीत किए एमपीसीए कार्यालय से रवाना हो गए। जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारी टीम है जो आज आई है सामने, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो पिछले 6 साल से हमारे प्रेसिडेंट है अभिलाष जी, संजीव जी, उनके साथ पवन जी, नवनीत जी, संध्या जी, उनको सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो 6 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए किया है। इन 6 साल में हमारे प्रदेश ने कई चीजें जीती हैं। हमारी रणजी ट्रॉफी, विमेंस ट्रॉफी पिछले साल, हमारा एक बहुत खूबसूरत म्यूजियम भी शामिल हुआ है, कहीं भी देश में नहीं। तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिस तरीके के साथ प्यार से उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा दिया है मध्य प्रदेश में। उनसे सीख लेके मेरा भी यही विश्वास है कि हम भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को आगे लेके जाएंगे और पूरे देश में नंबर 1 बनाएंगे। मेरे लिए एक बहुत भावुक समय भी है क्योंकि यही पद जो है मेरे दादाजी माधवराव सिंधिया जी, मेरे पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इसमें काम किया था और अब मुझे ये मौका मिल रहा है, तो ये मेरे लिए एक बहुत भावुक समय है। निर्विरोध बताया गया सर, आपको निर्विरोध आपके सामने कोई ये एक उदाहरण है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक परिवार है और एक परिवार हमेशा एक साथ हाथ में हाथ मिला के निर्णय लेती है। तो यही भी एक उदाहरण है कि पूरे देश में एक ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है जो जिस तरीके के साथ पारिवारिक संबंध के साथ चुनाव भी करते हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारा विजन हमेशा रहा है कि हम ग्रामीण स्तर पे क्रिकेट को बढ़ावा दें। हम अपनी बेटियां जो हैं, अपनी बहन जो हैं, उनको एक मौका दें, महिलाओं को बढ़ावा दें। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हर एक डिवीजन, हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी हमारे पास लाया जाए ताकि हम उनके जो मुश्किल हैं, उनकी कठिनाई हैं, वो भी समझें और कुछ उनके लिए लाभू लेके आएँ। तो यही है हमारा 2-3 जो काम है जिसमें हम काम करना चाहते हैं। और हम जिस तरीके के साथ हमारे पिछले प्रेसिडेंट अभिलाष जी और टीम ने प्यार से काम किया है, उसी तरीके के साथ हम भी प्यार के साथ जनता के साथ। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत दिनों से इंदौर तक कहीं न कहीं दूर नजर आ रहा है। ये चैलेंज रहेगा या इसमें किस तरीके से वर्कआउट करने वाले? चैलेंज नहीं रहेगा। ये अब हमारी जो विमेंस वर्ल्ड कप आ रही है, अब बिल्कुल अगले महीने यहाँ पे ही मैचेस होंगे, तो आप देखते जाइएगा हर साल कुछ ना कुछ आपके लिए लेके ये आईपीएल माना जा सकता है वाला आईपीएल सीजन इंदौर में देखने को मिलेगा। मैं अभी इस पे बात नहीं करता। मध्य प्रदेश में कई ज्यादा पोटेंशियल हम देख रहे हैं। पाटीदार वेंकटेश, कई सारे खिलाड़ी हैं जो कई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत सारे और खिलाड़ी है ग्रामीण, जैसे कि आपने कहा ग्रामीण, उनके लिए सर्चिंग के लिए या ऐसा कोई कैंप चलाएं? नहीं, बिल्कुल हम स्काउटिंग सिस्टम्स करेंगे और अभी भी स्काउटिंग सिस्टम्स हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन हम उसको और मजबूत करवाएंगे और हर जिले में जाके समझेंगे कि कैसे चल रहा है काम। तो यही है हमारा उद्देश्य कि पहले समझना है और उसके बाद समाधान आगे लेके आएंगे। थैंक यू।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुरैना में जौरा नगर में दहशतगर्दी गुंडागर्दी को लेकर व्यापारियों द्वारा पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में 2 घंटे का सांकेतिक बाजार बंद रखा गया। 2 सितंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रातः 8 बजे 2 सैकड़ा के करीब व्यापारी गांधी वाचनालय पर एकत्रित होकर दहशतगर्दी गुंडागर्दी के संबंध में आंदोलन की रूपरेखा को लेकर चर्चा कर रहे थे। एसडीओपी नितिन बघेल भी मौके पर आ पहुंचे। पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा ने एसडीओपी बघेल से कहा कि 28 अगस्त को अपने 5 दिन का समय लिया था। क्या हुआ? एसडीओपी का कहना था कि पचबीघा में जैन परिवार के साथ मारपीट झगड़ा के प्रकरण में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं जैन परिवार की सरिया लोहे की दुकान पर नकाबपोश अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के आरोपियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। उन्हें भी शीघ्र पकड़ लेंगे। 5 या 6 दिन का समय और पुलिस प्रशासन को चाहिए। यहीं पर मौजूद आदित्य जैन पुत्र गंगा विशन जैन का कहना था कि हमारे परिजनों के विरुद्ध 307 का जो मामला दर्ज किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। घटनास्थल भी अलग दिखाया गया है। वहीं एफआईआर में जिन बलराम जैन का नाम लिखवाया गया है वह तो उस दिन जौरा में थे कि नहीं। बलराम जैन प्रातः 10 बजे जौरा से शिवपुरी एक गमी में शामिल होने के लिए अखिलेश जैन, अनिल जैन एवं परिवार की 2 महिलाओं के साथ थे। मामले में झगड़े का जो समय दिखाया गया है उसी समय बलराम जैन घोड़ा चौराहा शिवपुरी के पास थे, इसलिए मामले में से उनका नाम तत्काल हटाया जाए। आदित्य जैन का एसडीओपी से यह भी कहना था कि सिकरवार पक्ष द्वारा हमारे परिजनों की विरुद्ध जो मामला दर्ज कराया गया है उसमें भी घटनास्थल हमारे मिल पर लिखाया गया है, जबकि उक्त लोगों द्वारा पचबीघा में स्थित हमारे परिजनों की दुकानों पर आकर सरिया लाठियां से झगड़ा कर मारपीट की, इसलिए उक्त रिपोर्ट की पूरी तरह से झूठी कर मामला दर्ज कराया गया है। यहाँ मौजूद पूर्व विधायक एवं अन्य व्यापारियों का कहना था कि यदि 6 सितंबर तक नकाबपोश बदमाश नहीं पकड़े गए, 307 की धारा को नहीं हटाया गया तो 7 सितंबर से बाजार बंद आंदोलन गांधीवादी तरीके से करने पर मजबूर होंगे। यहीं पर आदित्य जैन का ये भी कहना था कि मेरे पिता गंगा विशन जैन अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, दिल्ली में भर्ती हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। गौरतलब 24 अगस्त 2025 को प्लाटिंग के रूपों को लेकर पचबीघा में जैन एवं सिकरवार पक्ष में झगड़ा मारपीट हो गई थी। उसके बाद 24 अगस्त 2025 को MS रोड पर जैन परिवार के लोहे सरिया की दुकान पर अज्ञात नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर दहशत फैलाकर भाग गए थे। उसी के विरोध में ये सब सांकेतिक बाजार बंद करना आंदोलन पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में कर रहे हैं। इनका कहना है कि मामले को लेकर पूर्व विधायक महेश मिश्रा का कहना है कि हम व्यापारियों के साथ हैं, दहशतगर्दी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। एसडीओपी ने मामले की जांच नकाबपोशों की गिरफ्तारी को लेकर 5 दिन का समय लिया है। 5 दिन में क्या होता है देखेंगे। क्या उनसे आश्वासन दिया है? व्यापारी वर्ग का यही था कि जो 24 तारीख की घटना हुई थी जिसमें गोलीबारी हुई थी, तो उस संदर्भ में ये कहा था कि दहशत का माहौल है। तो मेरे द्वारा बताया गया है कि पुलिस जोरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जो असंतोष का माहौल है उसको हम क्लियर करेंगे। और अभी हम जो पुराने अभियुक्त थे 2 लोगों को हम अभी आज गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही ये पुलिस का प्रयास रहेगा कि यहाँ पे पेट्रोलिंग होती रहेगी, ठीक है, जैसे होती है वैसे ही होती रहेगी और असंतोष नहीं रहेगा। जैन पक्ष के जो घायल हैं गंगा विशन जैन, हाँ, उनके पुत्र ने कुछ जांच की बात साफ से की है कि जिस दिन घटना घटी कुछ लोग यहाँ नहीं थे और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम उस दिन जो बाहर से इनके नाम लिखाए गए हैं, उसके बारे में श्रीमान क्या कहना है? ये चूँकि क्या रहता है कि विभागीय प्रक्रिया रहती है। श्रीमान एसपी महोदय के द्वारा आवेदन दिया गया है जिसे विवेचना में शामिल किया जाएगा और जो भी विवेचना में बिंदु आते उसका बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना है कि एफआईआर में कुछ नाम नहीं थे, हाँ, और वो लोग घटना वाले दिन जोरा से बाहर थे। जी जी, इसमें भी श्रीमान क्या कहना चाहेंगे? ये विवेचना का बिंदु है। ये विवेचना में जो भी विवेचक है वो विवेचक कार्रवाई करेगा, उसके बाद वस्तुस्थिति का पता लगाया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अमानीगंज शिक्षा क्षेत्र के शिवपुरी इंटर कॉलेज में मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 15 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी मोहित मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन्हें सम्मानित किया।
विद्यालय के संरक्षक आलोक पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को 12,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति मेधावी बच्चों को अपनी शिक्षा को और बेहतर ढंग से जारी रखने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष कक्षा 9 से 9 छात्र और हाई स्कूल से 7 छात्र इस परीक्षा में सफल हुए हैं, जिन्हें ये सुविधा प्राप्त होगी। सम्मानित होने वाले छात्रों में कक्षा 9 से तनुश्री, सोफिया, सुभाष, अंश मिश्रा, शुभी, लवकुश, अमरदीप, अनिरुद्ध और दिव्यांश शामिल हैं। वहीं हाई स्कूल से आदित्य मिश्रा, आकर्ष सिंह, वैष्णवी, शाकिना, नंदनी, प्रियंका और उर्वशी ने इस परीक्षा में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को विद्यालय के संरक्षक आलोक पांडे द्वारा बैग, लंच बॉक्स, घड़ी और पेन देकर सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित समाजसेवी मोहित मिश्रा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की उपलब्धियां न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे विद्यालय और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बच्चों को भविष्य में और अधिक मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के शिक्षकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर बच्चों की प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शिवपुरी इंटर कॉलेज खंडासा अयोध्या में जो पूर्ववत 8वीं क्लास में विद्यालय के बच्चों ने परीक्षा दिया था, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की एक परीक्षा होती है और उसमें जितने भी बच्चे चयनित हुए थे आज उनको सम्मानित करने का सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे मीडिया से आए हुए सभी बंधु आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसमें मोहित मिश्रा जी जो हमारे युवा समाज से हैं, अपने अमानीगंज क्षेत्र से आते हैं, इनके द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। बच्चों को बैग, लंच बॉक्स, घड़ी और पठन पाठक सामग्री इनको उपलब्ध कराई गई है और इनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है। बच्चों को किस लिए पुरस्कृत किया गया, बताइए हमको। आज राम सरदार पांडे स्मारक इंटर कॉलेज में शिवपुरी में NSP योजना के तहत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत बच्चे 15 चयनित हुए हैं। इन्हीं को सम्मान करने का कार्यक्रम था और इनके लिए भविष्य में जो भी बन पड़ेगा शिक्षा संबंधित वो किया जाएगा बड़ी शिक्षा में। कितने बच्चों का चयन हुआ? 15 बच्चे। तो ये सब हाई स्कूल इंटर के हैं। इनको कितना मिलेगा इस स्कॉलरशिप? इनको 12,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक मिलेगा आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए। तो इनको किस आधार पर मिलता है जो 12,000 से 75,000? इसमें कोई मेरिट बनती है? इनकी मेरिट भी होती है और इनकी जो पढ़ाई होती है उस पर ये लोग परीक्षा जो देते हैं उसमें ये लोग इनका चयन किया जाता है। परीक्षा कहाँ पे होती है, विद्यालय में? ये बाहर होती है, फॉर्म यहाँ से भरा जाता है। अच्छा, टोटल इतना ही अमाउंट दिया जाता है, उससे छोटा कम ज़्यादा कर? 12 से 75 के बीच में ही दिया जाता है और गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं एडेड विद्यालय उनमें होता है जी। अच्छा, ये जो छात्रवृत्ति मिलती है, आम छात्रवृत्ति जो बच्चों को मिलती है, ये छात्रवृत्ति उसके अतिरिक्त होती है कि इसमें वो जोड़ी जाती है? ये उसके अतिरिक्त होती है, आगे की शिक्षा को जारी रखने के लिए होता है कि अच्छी पढ़ाई कर सकें। क्षेत्र में तमाम प्रत्याशी पंचायत चुनाव में अपनी सहभागिता दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। हमारे साथ है मोहित मिश्रा, आप प्रदीप मिश्रा इमामगंज जो प्रधान है उनके लड़के हैं। इनका बंधनपुर गांव में घर है। लखनऊ में इन्होंने ट्रेडिंग का व्यवसाय शुरू किया है और अवध प्रांत भाजपा एटेशियल के संचालन का कार्य भी देख चुके हैं और तमाम चुनाव का इन्होंने संचालन किया है। तो मोहित जी, आपको ये बताइए आपकी क्या तैयारी है? पंचायत चुनाव आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? ये अमानीगंज 2 और अमानीगंज 3 से लड़ना चाहते हैं, जो भी सीट सामान्य। तो अमानीगंज द्वितीय और अमानीगंज तृतीय से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तैयारी कैसी है, टीम क्या है आपके पास? क्योंकि आप लखनऊ में रहते थे, तो यहाँ क्षेत्र में तैयारी कैसी चल रही है आपकी? यहाँ पे तैयारी अच्छी चल रही है और युवाओं की टीम है काफ़ी, और बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद है। तो भाजपा से आप चुनाव लड़ेंगे, किसी दूसरी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दल लड़ेंगे? ये तो आगे चल के अभी जैसे जैसे समय बीतेगा वो तय कर दिया जाएगा। चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है जी। चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है आपका? चुनाव लड़ने का उद्देश्य यह है कि जो पिछड़ा समाज है और जो यहाँ के पिछड़े समाज जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है उसका विकास। तेजा दशमी का पर्व पर श्री सत्यवीर तेजाजी महाराज का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ तेजाजी मंदिर पर देखने को मिली। एक दिन पूर्व भी मंदिर परिसर पर भगवान की आरती एवं पूजन किया गया। आज सुबह कई भक्तों ने अपनी अपनी मन्नत पूरी होने पर भगवान को निशान चढ़ाने के लिए भक्तजनों के द्वारा अपने अपने निशान हाथ में लेकर एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए वीर तेजाजी मंदिर पर पहुंचने के बाद भक्तों ने पूजा अर्चना कर अपने अपने निशान मंदिर के ऊपर लगाए। मंदिर परिसर पर